दोस्तों ये स्टोरी का 36वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मनोज और कामिनी ने कभी नहीं सोचा था कि आन्या इतने बड़े खानदान से बिलॉन्ग करती है, क्योंकि उनकी मुलाकात जब भी हुई तो आन्या के साथ उसका स्वभाव में मीठापन, उसका मासूम चेहरा उन्हें हमेशा एक अपनेपन की और काफ़ी शालीनता दर्शाता था। इतने बड़े खानदान की बहू होते हुए भी कभी उन्हें उसके अंदर कोई घमंड और गुरूर लगा नहीं। वह तो बिल्कुल उनके जैसे ही लगती थी। वह आश्चर्य से आन्या को देख कुछ शर्मिंदा भाव लिए कहती हैं, बेटा आप हमें पहले बता देती कि आप चौहान परिवार की बहू हैं, तो हम इतना बोलते हुए उनके शब्द हलक में ही अटक गए। आन्या उसके जज्बात समझकर मानो मनोज के पास आती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, तो क्या अंकल, अगर मैं बता देती कि मैं चौहान परिवार की बहू हूँ और आपकी बेटी की होने वाली जेठानी हूँ, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं देते जो मेरी पहचान से अनजान हुए दिया है? मनोज जी आन्या की बात सुन हड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी प्यारी हैं कि आपको तो हमने अब पहली नज़र से ही अपनी सांची के बराबर ही माना है। ऐसी बातें कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। आन्या काफ़ी अपनेपन के भाव लिए कहती है, शर्मिंदा तो आप कर रहे हैं अंकल, बेटी माना है और आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पराया भी बना रहे हैं। मनोज जी आन्या की बात सुन खामोश हो से गए। तभी दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, समधी जी, हमारी बहू की बातों से और उसकी डांट से कोई बच नहीं पाया है आज तक। दिग्विजय जी की बात सुन आन्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है और वहीं मनोज जी भी मुस्कुरा देते हैं, पर मन में अभी भी काफ़ी सारी दुविधा थी, जो मनोज जी की आंखें साफ बयां कर रही थी। आकाश जी जो खामोशी से एक पिता की व्यथा देख रहे थे, वह काफ़ी शांत लहजे में कहते हैं, वैसे हम समझ सकते हैं आपके मन में काफ़ी व्यथा चल रही है, पर वह सारी भी व्यथा हम बैठकर ही तो दूर कर सकते हैं। आकाश जी की बात सुन मनोज जी सामने पड़े सोफे को एक नज़र देख अपनी पत्नी को देखते हैं। दोनों मियाँ बीवी को ऐसे गुम देख दिग्विजय जी हंसते हुए दोबारा कहते हैं, समधी जी, बातें लंबी होने वाली और रिश्तेदारी भी तो वह खड़े-खड़े निभा नहीं पाएँगे, आएँ हमारे साथ बैठें। यह बोल दिग्विजय जी उन्हें अपने बगल वाले खाली जगह पर बैठने का इशारा करते हैं। मनोज उनकी बात सुन अपने दिल और आँखों में हिचकिचाहट लिए सिर हिलाते हैं और धीमे कदमों के साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। आन्या सब नॉर्मल देख वह भी मुस्कुराते हुए रुद्र के साथ बैठ जाती है, तो रुद्र उसे अपनी एक आईब्रो उचकाकर इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि यह बात उसने उससे क्यों नहीं बताई। तो आन्या उसकी बाजू को हल्के से पकड़ एक प्यारी और मासूम बने मुस्कान देती है, तो रुद्र उसे एक नज़र घूरता है, फिर वह भी आन्या का हाथ पकड़ हल्का मुस्कुरा देता है। वहीं मनोज जी खामोश से अपने कँप-कँपाते हुए हाथों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दिग्विजय जी अपनी पार की आँखों से उसके सारे हाव-भाव समझ चुके थे। वह मुस्कुरा दिए और मनोज जी के हाथ पर अपना हाथ रख काफ़ी नरम भाव से कहते हैं, समधी जी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? बेचैन तो हमें होना चाहिए, क्योंकि आज हम आपसे आपके जिगर का टुकड़ा जो लेने आए हैं, आपको तो एक गुरूर लिए अपनी आँखें उठा कर रखना चाहिए, क्योंकि माँगने वाले से ज़्यादा देने वाला बड़ा होता है और आज माँगने वाले हैं हम और देने वाले हैं आप। तो यह चिंता क्यों? मनोज जी दिग्विजय जी की बात सुन खामोशी से 2 पल अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, परंतु अंततः उनके दिल की दुविधा उनके जुबान पर आ ही जाती है। वह जल्दी से अपना हाथ जोड़ दिग्विजय जी के कदमों पर बैठकर कहते हैं, मिस्टर चौहान, यह आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना दर्जा दे रहे हैं, पर मैं मनोज जी को अपने कदमों में बैठा देख दिग्विजय जी जल्दी से आगे बढ़ उनके कंधे को थाम उन्हें उठाते हुए कहते हैं, समधी जी, जो बातें करनी है बराबर बैठकर होंगी, यूं कदमों में बैठ हमें शर्मिंदा ना करें। इतना बोल वह मनोज जी को वापस सोफे पर बैठा देते हैं, तो वहीं आकाश जी उनकी हालत देख
अपना हाथ उनके हाथ पर रखते हुए कहते हैं, मनोज जी आप बेकार में ही अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। डैड ने अभी कहा ना कि मांगने से ज्यादा देने वाला बड़ा होता है। इसका मतलब हमें आपके चरणों में झुकना चाहिए। मनोज जी आकाश जी की बात सुन हड़बड़ाकर ना में सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरा मतलब यह नहीं था। दिग्विजय जी सीधे लफ्जों में कहते हैं, पर आप हमें कर रहे हैं। हम यहाँ आपसे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर लेने आए हैं, आपकी बेटी, और आप रिश्ते को अपने आदर्श से तोल रहे हैं। यह बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी समधी जी। इतना बोल दिग्विजय जी एक पल खामोश हुए। आगे कहते हैं, हमारी बहू ने तो हमें सब बता दिया है कि मेरे बेटे, छोटे पोते और आपकी बेटी सांची एक दूसरे से प्यार करते हैं, और सच कहें तो हमें 1% भी कोई आपत्ति नहीं हुई इस रिश्ते को लेकर। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा नटखट पोता आकर मुझे सीधा यह बात कहता तो हम जरूर इस बारे में एक बार विचार करते। पर यह बात हमारी बहू ने भरोसे के साथ कही है कि आपकी बेटी हमारे पोते के लिए सही जीवन साथी है, और हमें अपनी बहू जैसी बेटी के भरोसे पर भरोसा है, इसलिए हम यहाँ आज उनके रिश्ते के लिए आए हैं। इसमें आपकी क्या राय है? यह हमारे लिए काफी मायने रखती है। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी खामोश से हो गए। वह एक नज़र अपनी पत्नी कामिनी जी को देखते हैं तो वह उन्हें आंखों से शांत होने का इशारा करती हैं। मनोज जी एक गहरी सांस लिए कुछ पल सोचकर खुद को संभाल कहते हैं, मिस्टर चौहान, हम क्या कह सकते हैं? हमने तो पहले ही आपकी बेटी की पसंद का मान रख इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। पर यह बात भी सच है कि कहीं ना कहीं मन में डर बैठा जरूर था कि यह रिश्ते आगे चल जुड़ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपके सामने खड़े होने की क्या, शायद आसपास खड़े होने की भी हैसियत हम नहीं रखते हैं। हैसियत रुतबा हम एक पल छोड़कर आगे चलकर सोचे भी तो समाज ने हमें रोक सा दिया हो, क्योंकि हम बचपन से ही यह सीखते आ रहे हैं कि समाज बराबर में ही रिश्ते होने का मान देता है, और जिस दहलीज पर हम जाने के बारे में 100 बार सोचे, वहां हम किस मुंह से अपनी बेटी के लिए वह खुशियां लेने जाएं। मन में इतनी दुविधा थी, पर साथ ही लगने लगा था कि आगे चल कहीं हम ही अपनी बेटी की खुशियों के रुकावट न बन जाएं। यह बोलते बोलते मनोज जी की आंखों में थोड़ी नमी सी छा गई थी। दिग्विजय जी मनोज जी के सच्चे मन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यह देख काफी अच्छा लग रहा था कि कोई सच में अपनी बेटी के बारे में ही सिर्फ सोच रहा है। दिग्विजय जी ने काफी लंबी दुनिया देखी है। लोग तो बड़े घर से रिश्ता आने पर फूले नहीं समाते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाकर रिश्ता जोड़ते हैं, उनके लिए खुद का भी सिर झुका देते हैं बड़े पैसे वाले के घर रिश्ता जोड़ने के लालच में। पर वहीं मनोज जी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोच रहे थे, खुद को नाप रहे थे यह वह काबिल हैं अपनी बेटी की खुशी खरीदने में। उनकी यह सच्चाई दिग्विजय जी के दिल को छू गई। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो अब आपका क्या ख्याल है समधी जी, दुविधा का समाधान हुआ कि नहीं? दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी भी अपनी पलकें उठाकर देखते हैं तो वह भी हल्का मुस्कुरा देते हैं, तो आकाश जी भी उनके कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा देते हैं। वक्त का खेल देखिए मनोज जी, जिस दहलीज पर आप जाने के लिए 100 बार सोचते थे, आज वही दहलीज आपके चौखट पर हाथ फैलाए खड़ी है। तो अब बताएं यहाँ कौन जीता? आकाश जी की बात सुन मनोज जी खामोश हो गए। उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें, क्योंकि उनकी सोच से भी ज्यादा करुण दिल थे। जब जैसी इमेज उनके मन में उनके लिए पहले थी, अब वह बिल्कुल वापस से कोरे पन्ने पर नया रूप छापने को ही थी। वह भरे मन से उनकी ओर देख कहते हैं, अब क्या कहूँ आकाश जी, दुनिया के इतने रंग देखकर भी आज एक नया रंग पहचान होने से खुद को नया सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी सांची की किस्मत में इतना अच्छा ससुराल लिखा है। मुझे तो पहले भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, और जो भी शंका थी वह तो आपकी बड़ी बहू का रूप देख कब का दूर हो गई।
फिर अपना हाथ जोड़कर आगे कहते हैं, अब तो आप बस हुक्म करें कि कब आपकी छोटी बहू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मनोज जी की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। दिग्विजय जी उनके जुड़े हाथों को थाम कर खुशी से कहते हैं, अरे समधी जी, यह औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हमारा बस चले तो हम अभी अपनी छोटी बहू को ढोल बाजे के साथ आपकी चौखट से ले जाएं, लेकिन हम आपके मन के साथ अपनी छोटी बहू के मन का भी उतना ही सम्मान करते हैं। इसलिए आप पहले उससे पूछ लीजिए कि आखिर उसकी क्या राय है। दिग्विजय जी की बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर कहते हैं, पूछना क्या है मिस्टर चौहान, मैंने अपनी सांची के आंखों में इस रिश्ते का प्यार देखा है और मुझे खुशी है कि वह आपके जैसे ऊंचे और अच्छे खानदान की बहू बन रही है। आकाश जी उनकी बात सुन हंसकर कहते हैं, तो चलिए इस खुशी के मौके पर हम कुछ मुंह तो मीठा करते हैं। उनकी बात सुन मनोज जी मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं और अपनी पत्नी को देख इशारा करते हैं। कामनी जी अपने पति का इशारा समझ जल्दी से उठकर जाने को होती हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी आन्या उनकी बात सुन खुद भी खड़ी होते हुए कहती है, अरे आंटी, मैं भी आती हूँ आपकी मदद करने को। कामनी आन्या की बात सुन उसे मना करते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, आप आराम से बैठो, मैं खुद कर लूंगी। आन्या जो कि अब तक उनके सामने खड़ी हो चुकी थी, वह उनका हाथ थाम काफी अपनेपन से कहती है, अरे आंटी, आप बेटी भी कहती हैं और पराया भी करती हैं। यह रिश्तों का खेल तो मुझे आपका समझ नहीं आता। कामनी जी उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और उसका गाल छू प्यार से कहती है, पराई कहाँ हो तुम तो मेरे लिए अब तो ऐसा लगता है मेरी बेटी से भी बढ़कर हो तुम मेरे लिए। उनकी बात सुन आन्या मुस्कुराकर उनका हाथ थाम किचन की तरफ चलते हुए कहती है, तब तो आप मुझे अपनी मदद करने से रोक नहीं सकती। आंटी चले। आन्या की बात सुन कामनी जी मुस्कुरा देती हैं और आन्या के साथ ही किचन की ओर चली जाती हैं। वहीं बाकी सब आगे की बातें करने लगते हैं। किचन में आते ही आन्या कामनी जी को एक जगह खड़ा कर खुद सारे काम करने लगती है, जिस पर कामनी उसको हंस देती हैं। आन्या स्नैक्स की प्लेट निकाल उस सब के लिए चाय चढ़ाती है और अपने कामों में लग जाती है। कामनी जी आन्या को अपने इस छोटे से किचन में भी इतने दिल से लगकर अपने पन से काम करते हुए देख मुस्कुरा उठती हैं और उसके पास आते हुए उसका गाल छूकर प्यार से कहती हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं तुम्हारे माँ बाप जो उन्हें तुम जैसी बेटी मिली। आन्या उनकी बात सुन बस हल्का मुस्कुरा देती है तो कामनी जी आगे कहती हैं, पता है बेटा, मुझे और इनको काफी चिंता थी सांची की, वह कैसे इतने बड़े घर जाएगी, कैसे निभाएगी सारे रिश्ते। को मैंने काफी सुना था चौहान परिवार के बारे में कि उस घर में सिर्फ सारे मेल ही मेंबर रहा करते हैं और बड़े लोगों की अफवाह भरी बातें हमें काफी परेशान भी करा करती थी। मैं और सांची के पापा यह बातें सुन काफी डरा करते थे सांची के भविष्य के लिए कि वह कैसे संभालेगी सब कुछ। एक घर में औरत ना होना तो ऐसा होता है कि बंजर जमीन पर फसल उगाने जैसा, लेकिन आज तुम्हें देख जैसे सारी चिंता ही दूर हो गई। एक दिल में भरोसा और उम्मीद सी जाग उठी कि हम वहाँ नहीं सही लेकिन उसकी बड़ी बहन वहाँ है उसे संभालने के लिए, जो उसे हर कदम पर संभालने के साथ एक नई सीख भी देगी। आन्या कामनी जी की बात सुन उनका हाथ अपने हाथों में थाम कहती है, आंटी थैंक यू सो मच इतना भरोसा मुझ पर दिखाने के लिए। हाँ जानती हूँ एक माँ बाप के दिल में अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी चिंता होती है और एक नए रिश्ते के लिए खासकर, पर आप अपनी अधूरी सारी चिंता अपनी इस बेटी पर छोड़ दें क्योंकि अब इन आंखों में चिंता की नहीं खुशियों की जगह होनी चाहिए। बस आन्या की बात सुन कामनी जी मुस्कुरा उठती हैं। तभी चाय भी ऑलमोस्ट बन जाती है। वह सबके लिए निकल कामनी जी के साथ लिए बाहर आती है। सबको चाय नाश्ता देते हुए एक कप कॉफी लिए खुद रुद्र के पास बढ़ जाती है और उसे प्यार से देते हुए उसके बगल में बैठ जाती है। रुद्र कॉफी की कप की ओर इशारा कर आन्या से कहता है, तुम्हारा कप कहाँ है। उसकी बात सुन रुद्र के हाथों से कप लेते हुए मुस्कुराकर कहती है, यहाँ। रुद्र उसकी हरकत पर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, क्या बात है, वैसे इतना रोमांटिक तुम कभी अकेले में नहीं होती। आन्या उसकी बात सुन शर्म वाली मुस्कान लिए सामने देख कहती है, क्योंकि मुझे अभी ही आप पर प्यार आ रहा है। रुद्र उसकी बात सुन प्यार से उसे देखते हुए काफी
का मीठा सिप लेते हुए उसका हाथ थाम लेता है। आन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हैं रुद्र? छोड़े मुझे, सब देख लेंगे। रुद्र अपने प्यार में खोए ही कहता है, वाइफी छोड़ने के लिए थोड़ी तुम्हारा हाथ यूं कसकर थामा है, जिंदगी भर का साथ निभाना है हमें। आन्या उसकी बात सुन एक नज़र उसे देखती है, फिर आगे देख मुंह बनाकर कहती है, वैसे आपको तो यह साथ क्यों बैठे बैठे मिल गया? आन्या की बात सुन उसके भौं सिकुड़ जाते हैं। वह कुछ कहता उससे पहले ही घर का दरवाजा खुलता है और सांची कामिनी जी को पुकारते हुए अंदर आती है, पर जैसे ही उसकी नज़र हॉल में बैठे लोगों पर जाती है तो वह एक पल को जम सी जाती है। सांची को वहां देख सब मुस्कुरा देते हैं तो मनोज जी आगे बढ़ सांची को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा तुम वहां क्यों खड़ी हो, आओ मेरे पास आओ। सांची कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए मनोज जी के पास आती है। वह वहां सबके चेहरे से वाकिफ थी, पर अपने घर में सबको देख काफी शॉकिंग स्टेज पर चली गई थी। मनोज जी सांची को अपनी साइड लिए कहते हैं, बेटा इनसे मिलो, यह हैं तुम्हारे ससुराल वाले हैं मिस्टर चौहान, रेहान के दादाजी। सांची उनकी बात सुन जल्दी से उस सबके पांव छूती है तो दिग्विजय जी अपने पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाल सांची के सिर से उतार कर आन्या से कहते हैं, वैसे सच बताना आन्या बेटा कि यह हमारे उस नालायक की पसंद तो नहीं लगती, इतनी अच्छी चॉइस तो उसकी हो ही नहीं सकती। दिग्विजय जी की बात सुन सब हंस देते हैं तो वहीं सांची अभी कंफ्यूज स्टेज पर थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और साथ ही अपने मम्मी पापा को भी सबसे घुल मिलकर बातें करते देख वह और भी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वह इस बात से अनजान नहीं थी कि उसके माता पिता के अंदर क्या डर था उसके रिश्ते में। सांची अपने बातों की सोच में डूबी आसपास नजर घुमाकर रेहान को तलाशती है, जो वहां उसे कहीं नहीं दिखाई देता। सांची रेहान को ना पाकर और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगती है। तभी आन्या उसकी बेचैनी को भांप कर उसे अपने पास बुलाती है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे सब ठीक होने का इशारा करती है और साथ ही काफी कंफर्टेबल फील करवाती है। सब वहां अपनी हंसी खुशी के पल में बातें करने लगते हैं। कुछ पलों में सांची को भी अच्छा लगता है सबसे मिलकर, पर अभी भी उसकी नजरें रेहान को ही तलाश रही थी। आन्या उसकी यह बेचैनी देख उसके कंधे को अपने कंधे से मारते हुए शरारत से कहती है, क्या हुआ होने वाली देवरानी जी, अपने होने वाले पिया जी के बिना जी नहीं लग रहा। आन्या की ऐसी बात सुन सांची ना चाहते हुए भी शर्मा सी गई। वह नजरें चुराते हुए कहती है, अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आन्या उसकी बात सुन डाउट एक्सप्रेशन लिए कहती है, तो इसका मतलब तुम रेहान को बिल्कुल मिस नहीं कर रही हो और नहीं चाहती कि रेहान यहाँ आए। आन्या के ऐसी बातें सुन सांची झट से कहती है, अरे नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उसे मिस। सांची अपनी बात कहते कहते रुक गई, क्योंकि आन्या ने बातों ही बातों में उसके दिल का हाल जो जुबान पर ले आई थी। सांची अपनी ही बात पर सहम सी जाती है और अपना चेहरा शर्म से झुका देती है, तो आन्या उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए कहती है, तो बहुत मिस किया जा रहा है देवर जी को। फिर कुछ सोच एक ठंडी आह भर रुद्र की तरफ देख कहती है, लेकिन क्या फायदा, मेरे देवर जी के वह खड़ूस बॉस है ना, वह उसे छोड़ेंगे तब ना वह तुम्हारे पास आ पाएंगे। आन्या की बात सुन तो रुद्र के भौं चढ़ जाती हैं। वह आन्या को घूरता हुआ तो वहीं सांची कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहती है, पर भाभी, रेहान के बॉस तो रुद्र भाई ही हैं। तो सांची एक बार फिर अपनी बात कहते कहते बीच में ही रुक जाती है। जब उसकी नजर रुद्र पर जाती है तो वह घबराहट में अपनी बात को जल्दी संभाल कहती है, मेरा मतलब है रुद्र भाई ऐसे खड़ूस नहीं है, रेहान ने तो इनकी कितनी तारीफ की है, रेहान की तो जान बसती है रुद्र भाई में। आन्या सुन हैरत वाले एक्सप्रेशन से कहती है, सच्ची रेहान ने तुमसे ऐसा कहा, लेकिन मुझे तो कुछ और ही खबरें मिलती हैं। यह बोल आन्या शरारत से रुद्र को देख मुस्कुरा देती है। रुद्र जानता था कि आन्या जानबूझकर उसे सता रही थी सांची के सामने, क्योंकि वह अभी उसे कुछ कर भी नहीं सकता था। वह आन्या को घूर कर कहता है, वैसे तुम्हारे सोर्स गलत भी तो हो सकते हैं वाइफी। आन्या यह रुद्र की बात सुन एटीट्यूड में अपनी आंखें चढ़ाकर कहती है, अच्छा, अगर मेरे सोर्स गलत हैं माय डियर हस्बैंड,
तो रेहान यहाँ क्यों नहीं है? आन्या की बात सुन रुद्र कुछ उचक सा गया, क्योंकि उसने सच में रेहान को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आज पूरे दिन बिजी रखा था और उसे तो यहाँ आने के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था और अब तो सांची की भी उम्मीद वाली नजर उस पर थी। रुद्र कुछ सोचते हुए अपने बालों में हाथ फिरा कहता है, वैसे वाइफी यहाँ हम सबको तुम लेकर आई हो तो तुम रेहान को भी ला सकती थी, तुम क्यों नहीं लाई? तुम्हारे आर्डर तो मुझसे लेकर दादाजी तक मानते हैं, तो फिर और तुम्हारे पास पावर तो मुझसे भी ज्यादा है। आन्या रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, सो माय डियर हस्बैंड, आपको मेरे पावर देखना है तो ठीक है। सांची या हस्बैंड वाइफ की टसन वाली बातों को एंजॉय कर रही थी। कितना प्यार था दोनों की आंखों में, जो हर पल बढ़ते हुए दिखता था एक दूसरे के लिए। आन्या एक नज़र अपनी घड़ी को देख कहती है, 1 मिनट। रुद्र आन्या के काउंटिंग शुरू करते देख कंफ्यूज था। उसे देखता है तो आन्या मुस्कुराकर कहती है, 2 मिनट एंड 3। आन्या के 3 बोलने पर कुछ ना होते देख रुद्र अपने आईब्रो उचकाकर इधर उधर देख ना में सिर हिलाता ही है कि आन्या मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ इशारा करती है। रुद्र जैसे ही अपना सिर मोड़ कर वहां देखता है तो तभी घर का मेन दरवाजा जो खुला हुआ था, उस दरवाजे को काफी जोर से झटकते हुए रेहान दौड़े दौड़े अंदर आता है और हॉल में अपने परिवार को सांची के परिवार के साथ बैठा देख हैरान रह जाता है। रुद्र रेहान को यूं अचानक आया देख कुछ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि रेहान तो इस वक्त मीटिंग में होगा, पर वह यहाँ ऐसे अचानक। आन्या रुद्र के कंधे पर हाथ रख धीरे से फुसफुसाते हुए उसके कानों में कहती है, डोंट चैलेंज मी मिसेज आन्या रुद्र राय चौहान। यह बोल आन्या जल्दी से रुद्र से दूर हुए मुस्कुरा देती है, तो रुद्र बस आन्या को ताकते रह जाता है, क्योंकि आज तक उसके सोच से परे कोई उसके ही इलाके में अपनी हुकूमत चला गया और उसे भनक तक नहीं लगी। पर रुद्र को यह अदा आन्या की और भी ज्यादा उसको दीवाना बना रही थी। वहीं रेहान सबको वहां देख शौक था, तो वही रेहान को यूं अचानक वहां देख किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे भावहीन उसे देख रहे थे। रेहान आगे आता हुआ आश्चर्य से कहता है, दादाजी, डैड, भाई, भाभी, आप सब यहाँ। रेहान का सवाल सुन दिग्विजय जी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए काफी सीरियस टोन में कहते हैं, यह सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए रेहान। रुद्र के मुताबिक तुम तो इस वक्त ऑफिस के एक मीटिंग में होने चाहिए थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जहाँ तक मुझे पता है यह मीटिंग प्लेस तो है नहीं, तो फिर अपने दादाजी का पलटवार देख रेहान बेचारा भौचक्का रह गया। अपने सांसों के घूंट पीते हुए कहता है, वह दादाजी मैं। वह उसको यूं अटकता देख आकाश जी अपने आईब्रो उचकाते हुए कहता है, यह वह मैं क्या लगा रखे हो रेहान, साफ साफ बोलो। रेहान की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वह जल्दी से अपनी गर्दन घुमाकर आन्या को हेल्प भरी निगाहों से देखता है, तो उसकी नज़र आन्या के पास बैठे रुद्र पर चली जाती है, जो उसे काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। बेचारा रेहान के तो पसीने तक छूट गए थे। वह जल्दी से खुद को काबू करते हुए कहता है, डैड, वह तो भाई को ढूंढते हुए यहाँ आया था। रुद्र तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे? लेकिन क्यों? रुद्र को यूं अपने करीब बढ़ता देख बेचारा रेहान के पांव पीछे खिसकने लगे। वह अपने सांसों को काबू करते हुए घबराई हुई आवाज में कहता है, भाई वह आपको ढूंढ रहा था इसलिए। क्योंकि रुद्र उसके करीब बढ़ते हुए खाली नजरें लिए उसे देखता हुआ कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि अब रेहान को तो लग रहा था कि रुद्र उसे दबोचने ही वाला है, कि वह रेहान साइड हट रुद्र से दूर भागते हुए आन्या के पास चला जाता है और कहता है, भाभी बचाओ। आन्या के करीब बढ़ते ही रुद्र उसका गला दबोच कहता है, आज तो तुम्हें हमसे कोई बचा सकता है बच्चू? रेहान मासूम सी शक्ल बनाकर रुद्र को देख कहता है, मेरे प्यारे भाई, अच्छे भाई, आप अपने छोटे से भाई को ऐसे तंग नहीं कर सकते। रुद्र रेहान को उसकी बात सुन घूरता है, तो सब रेहान और रुद्र की हरकत पर हंस देते हैं। दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा
हम तुम्हें तंग नहीं कर सकते और तुमने जो हमें तंग किया है। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान जल्दी से रुद्र की पकड़ से छूट उनके पास बैठ जाता है और कहता है, अरे मैंने क्या तंग किया है आपको? दीनू बाबा, आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। दिग्विजय जी रेहान की बात सुन उसका कान पकड़ मरोड़ते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चे, अपने दादाजी से होशियारी, इतनी अच्छी बहू चुन ली हमारे लिए और हमें खबर तक नहीं हुई। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान की नज़र सांची पर जाती है जो उसे देख शर्म वाली मुस्कान बिखेर रही थी। रेहान सांची को प्यार भरी नज़रों से देख दिग्विजय जी से एटीट्यूड के साथ कहता है, वह क्या है ना दीनू बाबा, मैंने सोचा कि अच्छा थोड़ी लगता है। रेहान अपना कॉलर स्टाइल से उठाते हुए एक पार्टनर का घर बसे, फिर दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए, और दूसरा पार्टनर सिंगल रह जाए तो अच्छा नहीं होगा ना। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी भड़कते हुए अपनी छड़ी उसके टांगों पर बरसाते हैं तो रेहान उछलकर अन्या के पैरों पर बैठ कहता है, आह भाभी बचाओ दीनू बाबा से। उनकी यह नोक-झोंक देख सब हंसने लगते हैं। सांची के पेरेंट्स तो सबका यूं फैमिली बॉन्डिंग देख मुस्कुरा देते हैं। सांची को भी यह सब देख एक अलग ही सुकून था। फिर दिग्विजय जी रेहान को घूरते हुए कहते हैं, देख रहे हैं समधी जी, यह नालायक कितना शैतान हुए जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ अब इसकी शैतानी को सुधारने वाली चाहिए हमें, जल्द से जल्द। तो अब आप बताएं कब हम इन दोनों की एंगेजमेंट की तारीख रखें। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान की मुस्कान तो 10 गुना बढ़ गई। मनोज जी एक नज़र अपनी बीवी और अपनी बेटी की आंखों में छुपी नाखुशी को देख मुस्कुरा कर कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ मिस्टर चौहान, आप सबको जैसा ठीक लगे। अब तो सांची आपकी हुई, आप लोग जो कहें हमें कबूल है। मनोज जी की बात सुन आकाश जी मुस्कुराकर कहते हैं, तो ठीक है, और फिर अगले हफ्ते के चौथे दिन काफी शुभ समय है, हम उसी दिन उनकी सगाई कर देते हैं और शादी उसके बाद बच्चों की मर्जी जानकर कर देंगे। आकाश जी की बात सबको अच्छी लगी थी। कामिनी जी जो कब से सबकी बातें सुन रही थी, वह कुछ संकोच लिए अपने पति से कहती हैं, लेकिन जी इतनी कम दिनों में हम तैयारी कैसे करेंगे? मेरा मतलब यह है सब कैसे होगा? कामिनी जी की मन की दुविधा सुन आकाश जी हंसते हुए कहते हैं, समधन जी आप चिंता ना करें, हम वह सब देख लेंगे, आप बस हमारी बहू को लिए आ जाएं, बाकी सब हो जाएगा। और वैसे भी अगर माँओं को अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने का मौका दिया जाए तो उनके लिए शादियां भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उनके अरमान पूरे नहीं होते। क्यों, सही कहा ना? आकाश जी की बात सुन सहमति में सिर हिलाते हुए कामिनी जी अपना सिर झुकाकर मुस्कुरा देती हैं। सब तय होने के बाद सब वहां से विदा लेते हैं। रेहान बार बार सांची को देख रहा था कि वह उससे बात कर सकते हैं, लेकिन दादाजी उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, तुम तो आज मेरे साथ चलो, बरखुरदार तुम्हारी खबर तो आज लेता हूँ। यह सुन रेहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, लेकिन दादाजी, वह इतना ही कह पाता है कि दिग्विजय जी उसकी एक ना सुनते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह बेचारा मुंह बनाकर सांची को देखता है तो सांची उसकी हालत पर मुस्कुरा देती है। सब इतना अच्छा और परफेक्ट हो रहा था कि सांची को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। सब अपने अपने कार में घर के लिए रवाना हो गए। आन्या भी सांची के पेरेंट्स से मिलकर रुद्र के साथ निकल गई। जाते जाते भी सांची के पेरेंट्स आन्या का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। जैसे उनके मन में आन्या को देख एक विश्वास सा जाग उठा था कि उस घर में आन्या उनकी बेटी को संभाल लेगी, और सारे मेंबर का आन्या को इतना रिस्पेक्ट और प्यार देते देख उन्हें तो पता चल गया था कि आन्या उस घर की जान है, रूह है। वहीं दूसरी तरफ आन्या गुमसुम सी बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि कुछ है उसके मन में जो उसे उदास बना रहा है। रुद्र अमन को कॉल कर बाकी अपडेट लेते हुए जैसे फोन रखता है तो उसकी नज़र आन्या पर पड़ती है। वह कुछ बढ़ उसके करीब बस उसे अपनी बाहों में लिए प्यार से कहता है, क्या हुआ वाइफी, इतनी उदास क्यों हो? अभी तो कुछ देर पहले तुम ही आगे बढ़ रेहान की खुशी में खुश थी, और अब उदास क्यों? अपने आईब्रो उचकाकर एक शक भरी टोन में कहता है, वैसे तुम्हारे देवर की विदाई नहीं हो रही है जो तुम यूं उदास बैठी हो?
आन्या रुद्र के शब्दों को सुन अपनी नजरें फेर उसे एक नजर घूरती है, फिर मुंह बनाकर उसके सीने से लग कहती है, मुझे पता है और आपको यह जोक क्रैक करना नहीं आता तो ट्राई ना करें। रुद्र आन्या को बाहों में समेट सुकून भरी आवाज में कहता है, हाँ अगर यह ट्राई ना करूं तो फिर क्या करूं। अपनी वाइफ की उदासी को दूर भगाने वाले पल फिर कुछ सोचते हुए अपना हाथ आन्या के पेट पर फिराते हुए एक सीक्रेट वे में कहता है, और अगर रुद्र चौहान वाले स्टाइल से तो तुम शर्मा जाओगी, फिर मुझे ब्लेम मत देना। आन्या रुद्र की बात सुन उसके चल रहे हाथ को अपने पेट पर ही अपने हाथ से रोकते हुए कहती है, आप यह सब कुछ ना करें, बस मुझे अपने करीब रहने दें, मेरे लिए वही बहुत है। इतना बोल आन्या अपनी आंखें बंद कर उसके सीने से लिपट जाती है, तो रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ कहता है, वह तो हमेशा रखना चाहता हूँ वाइफी, तुम ही हो जो मुझे दूर भगाती रहती हो। अब यह सब छोड़ो और यह बताओ क्या बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है, क्या सोच कर मेरी वाइफ की प्यारी स्माइल यूं गायब सी हो गई है। आन्या रुद्र की बात सुन अपनी बंद आंखों को खोल सोचते हुए असमंजस में उदासी भरे लहजे में कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है रुद्र, बस वह आज डैड की कही बात मुझे कुछ पुरानी यादों में ले गई। रुद्र आन्या के लहजे में उदासी महसूस कर उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ उसे सहलाते हुए कहता है, कौन सी बात। आन्या एक छोटी मुस्कान के साथ कहती है, वही बात कि अगर माँ बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी सदियों तक भी करें तो उनके अरमान पूरे नहीं होते। आपको पता है ऐसे ही कुछ सपने मेरे मम्मी पापा के भी थे। मेरी माँ ने तो कब से जैसे एक लिस्ट बना रखी थी, वह क्या करेंगी, कैसे करेंगे, मुझे कैसे सजाएंगे, मुझ पर क्या लुटाएंगे। पापा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई का जैसे एक बड़ा हिस्सा मेरी शादी के लिए संजो कर रखा था कि वह जरूरत पड़ने पर मेरे सारे अरमान पूरे कर पाए। मुझे यह ना लगे कि मेरे पापा किसी से कम हैं। मिडिल क्लास फैमिली में आराम बहुत सारे होते हैं और पहुंच बहुत छोटी सी। वहां तो अपने माँ बाप की शादी की सारे जेवर बेटी के लिए एक तोहफा में छुपा कर आशीर्वाद हुआ करता है, जिसे उसने बचपन में खेल खेल में लाख बार उसे पहना हो और माँ अपनी बेटी को उस पल में लाखों बार इमेजिन किया हो। वह उस सब को बस एक खास पल के लिए संजो कर रखती है। ऐसे ही छोटे छोटे इतने अरमान होते हैं कि खुशियां समेटे समेटती नहीं। आन्या अपनी बातों में जैसे खो सी गई थी और उसे पता ही नहीं कब उसकी पलकें भरी आंसुओं में भीग चुकी थी। रुद्र आन्या के आंसू देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उसे प्यार से पूछता है तो आन्या उसकी आंखों में देख कहती है, फिर हमारी शादी कुछ ऐसे हालातों में हो गई कि ना हमने वह पल जिया ना मेरे मॉम डैड ने। आज डैड की बात सुन जैसे मुझे याद आया कि वह सब जैसे अधूरा सा रह गया। हमारी जिंदगी में उनका भी एक अलग ही सुकून है ना। यह बोल आन्या थोड़ी इमोशनल हुए वापस से रुद्र के सीने से लग जाती है। वह इस वक्त अपने पेरेंट्स को काफी मिस कर रही थी, जैसे आज उन्हें सांची के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए सपने लिए देखते हुए देखा तो उसके आंखों के सामने भी वही सीन दौड़ गया। रुद्र आन्या की बात सुन जैसे कुछ कुछ समझ रहा था, पर ना जाने क्यों वह उस भाव से अब तक खुद को अनजान महसूस कर रहा था। शायद उसके लिए यूं इमोशनल समझना काफी मुश्किल था। आन्या के इमोशन समझ सकता था लेकिन फील नहीं कर सकता था, और यह फीलिंग शायद अब उसे एक पिता बनने पर ही होगी। एक बेटी के पिता के जैसा हाल होता है जब एक बेटी अपने पिता के हाथों को छोड़ किसी और अनजान हाथों को जानती है। रुद्र यूं ही कुछ पल ऐसे खामोश रहता है और आन्या खुद को संभालने की कोशिश किए रुद्र के सीने पर अपनी आंखें बंद किए थी। कुछ पल बाद रुद्र आन्या के हाथों को थामे कहता है, वह भी। आन्या आंख बंद किए हुए वैसे ही कहती है। रुद्र काफी गंभीर स्वर में कहता है, चलो दोबारा शादी करते हैं। यह सुन आन्या झटके से अपनी आंखें खोल रुद्र की तरफ देखती है, जो कि इस वक्त काफी सीरियस नजर आ रहा था। आन्या उसकी तरफ देख असमंजस में कहती है, क्या शादी, वह भी दोबारा, पर क्यों? रुद्र उसकी तरफ देख कहता है, हाँ शादी,
हम दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। फिर आन्या के गालों को छूकर प्यार से कहता है, और इस बार तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। आन्या रुद्र की बात सुन एक पल आश्चर्य से उसकी आंखों में देखती है, फिर अगले ही पल रुद्र का ये बेशुमार प्यार देख मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ उसके गालों को प्यार से होल्ड कर उसके लिप्स पर एक स्वीट स्वीट किस करते हुए कहती है, मेरी ख्वाहिश तो अब सिर्फ आप हैं और अब इसके सिवा कुछ नहीं। और रही शादी की बात तो ठीक है, वह हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जो शादी सर पर है उसका तो देख ले। रुद्र आन्या के यूं किस करने से खुद पर काबू रखते हुए आन्या को पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ एक शरारत से कहता है, अच्छा तो जब तुम दोबारा हमारी शादी होगी तो उसके बाद हम दोबारा अपने फर्स्ट नाइट एंजॉय करेंगे। क्यों ना हम वह काम अभी कर लेते हैं। यह सुन आन्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह रुद्र के सीने पर हाथ रख कर बढ़ाते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं? हम कार में हैं इस वक्त और अकेले नहीं हैं। आन्या यह बोल आंखों से कार के आगे बैठे ड्राइवर और जियान की तरफ इशारा करती है, तो रुद्र मुस्कुराकर आन्या के कानों में कहता है, डोंट वरी, वह कुछ नहीं देखेंगे। यह बोल रुद्र काफी एहसास से आन्या के कान को अपने लबों से छूता हुआ उसके गले पर किस करता है। आन्या को उसका यूं चूमना ही पागल बना रहा था, पर वह उस पल को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार उसकी नजर सामने बैठे जियान और ड्राइवर पर चली जाती। पर वहीं रुद्र आन्या को बार बार घबराते हुए उसे और भी ज्यादा तंग करने लगा। वह भी आन्या के गले को छूता है, तो कभी उसकी कमर को, तो कभी पेट को, तो कभी गालों को। उसकी यह सारी शरारत के बीच घर कब आ गया रुद्र को पता ही नहीं चला। कार रुकते हुए आन्या रुद्र को धक्का देकर हंसते हुए वहां से भाग जाती है और रुद्र भी मुस्कुराते हुए आन्या के पीछे भाग जाता है। आन्या मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी रेहान आन्या के पास आते हुए कहता है, ओहो भाभी, कहाँ रह गई आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। आन्या कुछ कहती उससे पहले ही रेहान आन्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, भाभी जल्दी चलो और मेरी मदद करो। मेरी एंगेजमेंट अगले हफ्ते है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। आप मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। बेचारी आन्या रेहान की खुशी देख कुछ कह ही नहीं पा रही थी और पलट कर देखती है तो रुद्र काफी गुस्से में उन्हें ही घूर रहा था। रुद्र को गुस्सा करते देख आन्या इशारे में उसे वेट करने का बोलती है, तो रुद्र अपने कमरे में ना जाकर स्टडी रूम में चला जाता है, जिसे देख आन्या समझ जाती है आज उसकी खैर नहीं। रुद्र अब इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। आखिर अब क्या करेगा रुद्र आन्या के साथ? क्या दोनों दोबारा शादी करेंगे या नहीं? जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।